हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो थैंक यू आपको इतना ज़्यादा रिस्पांस देने के लिए वीडियोस पे। आप सभी के कमेंट्स मिले मुझे, काफ़ी सारी मेल्स भी मिली आप सब लोगों की। सबसे पहले थैंक्स, आपने सबने अपना अच्छे से वीडियोस को देखा, उसके बाद आपने प्रॉपरली रिप्लाई किया। तो आपने जो भी मुझे सजेशंस दिए हैं, आई विल ट्राई कि उन सबको इम्प्लीमेंट करूँ। और उसी के साथ साथ आपको हो सकता है जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं लास्ट वीडियोज़ में, वो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। सो इस बार हम, जैसे आप सभी की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है ऐसे 240 मैं अपलोड करने के लिए वीडियो ये बना रहा हूँ। तो आप सभी के साथ आई विल ट्राई कि ये जल्दी से जल्दी मतलब एक रिवीजन पार्ट है, एज May 17 एग्ज़ाम्स नियर बाई हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 240। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट आगे आने वाली सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन में भी सब्सक्राइब करने के बाद भी वहाँ पर एक ऑप्शन आता है नोटिफिकेशंस के लिए, तो आप प्लीज़ नोटिफिकेशंस भी एक्टिवेट कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। बाकी डाउनलोड करके ट्रैवल टाइम में यूज़ कीजिए, या फिर 2 4 5 मिनट 10 मिनट आपका जब भी पढ़ने का मन नहीं है, यूट्यूब से वीडियो चलाइए, आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए। आई होप आपके ऐसे तो ऐसे ही कवर्ड हो जाएंगे। बाकी मैं जितनी वीडियोस अपलोड कर पाऊँगा आई विल ट्राई May 17 एग्ज़ाम्स के लिए, बट November 17 एग्ज़ाम्स के लिए मैं आई होप कि सारी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे 240 जो कि रिवाइज हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2009। द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब वो ऑडिट करने जाता है उसमें फ्रॉड से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इसमें सेलेक्टेड पोर्शंस पढ़ेंगे, जैसे कि स्कोप ऑफ दिस एसेट। ये स्पेसिफिकली इट एक्सपेंड्स करता है कि हाउ एसेट 315 यानी असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड एसेट 330 रिस्पॉन्स टू रिस्क आर टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है जी। उसके बाद इसमें बीइंग ए ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उस चीज़ पे हम चीज़ देखते हैं। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मेनली ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग रीजनेबल एश्योरेंस। क्या रीजनेबल एश्योरेंस उसे चाहिए? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मेटेरियल स्टेटमेंट। यानी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है ऑब्टेन करने के लिए रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज़ की, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल मतलब कंप्लीटली फ्री ऑफ मेटेरियल स्टेटमेंट है, मेटेरियल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद एज डिस्क्राइब्ड इन एसेट 200 ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट देयर इज एन अनअवॉइडेबल रिस्क। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती है कि जब हम किसी ऑडिट को करने जाते हैं ड्यू टू टाइम, जजमेंट और अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि हम ऑडिट को उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकते कि डे टू डे ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को डीपली चेक कर सकें। कॉस्ट भी एक ऐसा मैटर है जिसकी वजह से नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो दैट बहुत सारे इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से हम ऑडिट को उस लेवल पे जाके नहीं कर सकते कि एब्सोल्यूट ओपिनियन हम दे पाएँ, तो हम देते हैं एश्योरेंस। उसके लिए अनअवॉइडेबल रिस्क रहता है, उसमें रिस्क तो रहेगा ऑडिट रिस्क, तो उस चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसमें अनअवॉइडेबल रिस्क रहेगी। सम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी डिटेक्टेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो डिटेक्ट ना हो, इवन दो द ऑडिट इज प्रॉपरली प्लान, मतलब हमारे प्रॉपर प्लान करने के बाद भी और परफॉर्म करने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट इज द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मेटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग वन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर। मतलब कोई मेटेरियल मिसस्टेटमेंट एरर की वजह से उसे हो सकता है हम इजीली डिटेक्ट कर पाएँ या डिटेक्ट कर पाएँ, लेकिन जो फ्रॉड की वजह से इंटेंशन से होती है उन्हें डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। ओके, दिस इज बिकॉज फ्रॉड में इन्वॉल्व केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम डिजाइन टू कंसील इट। मतलब जब कोई इंसान फ्रॉड करने के लिए सोचेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है या ऑफिसर है, वो फ्रॉड का सोचेगा तो ही विल प्रिपेयर फॉर दैट। वो पहले वेल प्लान करेगा, उसे प्लानिंग करेगा, उसे कंसील करने की उसकी इंटेंशन है, तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करेगा, जिससे हमें जब हम लोग ऑडिट करने जाएंगे तो उसे डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। मतलब अगर वो कंसील करने के नेचर से है तो थोड़ा सा फ्रॉड में होगी दिक्कत हमें।
It is difficult for the auditor to determine whether misstatement in judgment areas such as accounting estimates are caused by fraud or error. अब कुछ चीज़ें क्या होती है, एस्टिमेट्स में मेनली क्या होता है, मैनेजमेंट का ज़्यादातर जगह पर आप देखोगे जजमेंट चलता है. अब जजमेंट में के केस में हो सकता है उन्होंने फ्रॉड किया हो. सपोज उन्होंने कोई प्रोविजनिंग की है, उस प्रोविजनिंग में प्रोविज़न चाहिए ज़्यादा लेकिन उन्होंने कम बनाया, उन्हें पता है ज़्यादा चाहिए फिर भी कम बनाया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मेनली जजमेंट इन्वॉल्व है. ओके, ठीक है. The risk of auditors not detecting a material misstatement resulting from management fraud is greater than the employee fraud, as management can manipulate accounting records. ओके जी, इस पॉइंट में बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये पॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हमारा ये है कि जब कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है तो उसके डिटेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट कोई मैनेजमेंट अगर फ्रॉड में इन्वॉल्व हो तो उसे डिटेक्ट करने के चांस कम हो जाता है या उसे डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में तो सारा कंट्रोल है, वो मैनिपुलेट कर सकता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को. मैनेजमेंट तो सारा कुछ कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल्स पे भी उसी का सारा कुछ प्रभाव है. तो वो इस चीज़ के लिए हम ये कहेंगे कि अगर उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो डिटेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा. द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू द ऑडियो. मतलब कि ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है थ्रू आउट द ऑडिट. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऑडिटर की. तो बेसिकली हमने पॉइंट पढ़े 6. फर्स्ट था रीजनेबल एश्योरेंस लें कि हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है. दूसरा, हम इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से अनअवॉइडेबल रिस्क को कम नहीं कर सकते हैं. तीसरा, अगर कंसील करने की नेचर से ही वो फ्रॉड किया गया है, मतलब एरर नहीं है, तो उसके डिटेक्शन चांसेस कम हो जाएंगे. और अकाउंटिंग एस्टिमेट जहाँ जजमेंट मैनेजमेंट का इन्वॉल्व है वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर मिसस्टेटमेंट हो सकती है. और जहाँ पर मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कंपेरिजन टू एम्प्लॉयज़. और हमेशा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन रखना है, बना के रखना है, एटीट्यूड वही फॉलो करना है ऑडिटर को, ये चीज़ है. तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के बारे में हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं. बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ, हम सेलेक्टेड पढ़ रहे हैं, जितना कि आप ये भी कह सकते हैं सुरभि बंसल मैम की बुक से पढ़ रहे हैं हम. तो जितना सुरभि बंसल मैम क्लास में कवर्ड कराती हैं वही चीज़ हम कवर कर रहे हैं. साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा एक स्टैंडर्ड पे कंट्रोल बने. पूरा जो रिवीजन हम कर रहे हैं उसमें एक कंट्रोल बन जाएगा. तो बेसिकली जब क्वेश्चन आस्क होगा तो हम लिखने में एबल हो पाएंगे. ओके. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म. बेसिकली प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ऑडिट को करने जाते हैं तो हम ऐसा नहीं है अपनी डाउटफुल अप्रोच लेके चले, लेकिन हमें हर पॉइंट पे अलर्ट रहना है. ठीक है. ओके. द ऑडिटर शैल मेंटेन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनलिज्म. ठीक है. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है, अलर्ट रहना है. He should recognize the possibility that the material misstatement due to fraud could exist. हमें वो रिकॉग्नाइज करना है, वो पॉसिबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड. नॉट विद स्टैंडिंग, इससे मतलब नहीं है कि द ऑडिटर्स पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द एंटिटीज मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद ऑनेस्टी स्क्रूटनी. मतलब लास्ट में जब हमने ऑडिट किया था, पास्ट एक्सपीरियंस से हमें कोई मतलब नहीं है, हम अभी भी अपना अलर्ट होकर रहेंगे. ठीक. Unless doubtful situations are present, the auditor may accept recorded documents are genuine. अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का बहुत से लोग क्या मतलब निकालते हैं, हमें डाउटफुल अप्रोच रखनी है, हमें डाउटफुल ही मानना है हर चीज़ को. ऐसा नहीं है. प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का मतलब है हमें अलर्ट रहना है बट नॉट डाउटफुल इन द मैनर. ओके. तो हमने सबसे पहले ये अप्रोच लेके चलेंगे और जो भी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स कंपनी के हैं हम उन्हें जेन्युइन मान के चलेंगे जब तक हमें कोई डाउटफुल चीज़ सिचुएशन अराइज नहीं होती. If condition cause the auditor to believe that the document may not be authentic or that terms in a document have been modified, the auditor shall investigate further. जब भी conditions ये आए कि जो ऑथेंटिकेट नहीं है, मतलब ऑडिटर को बिलीव हो जाता है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं है या टर्म्स जो डॉक्यूमेंट में वो मॉडिफाई की गई है, तो ऑडिटर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस केस में करनी पड़ेगी. फिर रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट और TCWG आर इनकन्सिस्टेंट. मतलब वो इनकन्सिस्टेंट हो रहे हैं, इनकन्सिस्टेंसी मिल रही है हमें, तो ऑडिटर को डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि वो इनकन्सिस्टेंसी क्यों है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है. डाउट इस चीज़ से अराइज हो जाएगा. अब आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चार्ट से जो कि बिल्कुल एट द एंड दिया हुआ है 1.2 पेज पे. ऑडिटर्स ड्यूटी इन एसेट 240. मतलब बेसिकली हमारा सबसे मेन फोकस एरिया है ऑडिटर की ड्यूटी क्या है इस रिलेशन में. ऑडिटर्स ड्यूटी इन रिलेशन टू एसेट 240 क्या क्या चीज़ें. सबसे पहले एक जनरल पॉइंट हम लेंगे
जनरल में सबसे पहले जनरल ड्यूटी ये होती है ऑब्टेन करें रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स। मतलब हमारा सबसे पहला काम ही होता है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट जाते हैं कि रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम फ्रॉड्स हैं, सॉरी। बट ही कैन नॉट डिटेक्ट ऑल मिस स्टेटमेंट्स, बट ऑडिटर सारी मिस स्टेटमेंट्स तो डिटेक्ट नहीं कर सकता। रिस्क ऑफ नॉन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज हाई, मतलब जब फ्रॉड होता है तो उसके नॉन डिटेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कंसीलमेंट नेचर ही उसका ऐसा है कि जो इंसान फ्रॉड करना चाह रहा होगा उसने डिज़ाइन प्रॉपरली किया होगा, उसने काफ़ी कुछ सोच के प्लानिंग की होगी, तो इसलिए थोड़े उसके नॉन डिटेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं। मेंटेन करना में प्रोफेशनल स्किल्स हम कवर कर चुके हैं अभी। अगर हमें डाउट होता है फ्रॉड का तो हम डिस्कस करेंगे विद इन द टीम और ऑब्टेन करेंगे रिटन रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड डाउट ऑफ फ्रॉड, इन तीनों चीज़ों के रिगार्ड में, ठीक है। और इसमें एक मेनली आपको मैं बता दूं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में पीई में प्रोफेशनल एथिक्स में भी इसका क्वेश्चंस मेनली अराइज हो सकता है। अगर मान लीजिए कि उसमें आता है कि ऑडिटर अनेबल हो गया फ्रॉड डिटेक्ट करने में, लेकिन उसने प्रॉपर वर्किंग पेपर्स बनाए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लॉज 6 आप पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल का। क्लॉज 6 में आप वहाँ देखेंगे मटेरियल स्टेटमेंट नोन टू हिम, बट नोन टू हिम है नहीं यहाँ पे। और क्लॉज 7 भी है ड्यू डिलिजेंस, ग्रॉसली नेग्लिजेंस वाला जो पॉइंट है उसमें भी हम कवर्ड नहीं होंगे अगर हमने प्रॉपर वर्किंग पेपर्स रख के वर्क किया, ठीक है। फिर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सेज। इंक्वायर करेंगे हम मैनेजमेंट को कि असेसमेंट, कोई असेसमेंट अगर उन्होंने फ्रॉड के रिगार्ड में है, प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर उन्होंने किया है, कम्युनिकेशन टू TCWG एंड एम्प्लॉय, उन दोनों से भी कम्युनिकेशन का क्या मतलब कैसे है वो चीज़ भी देख लेंगे। और इंक्वायर करेंगे TCWG से कि सुपरविजन बाय देम, मतलब वो सुपरविजन रखते हैं मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर विद रिगार्ड टू फ्रॉड्स या नहीं, और रखते हैं तो कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर्स है, देयर नॉलेज ऑफ फ्रॉड। और ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड जो हमारा ऑडिट का है उसमें कोई उनके नॉलेज में फ्रॉड आया है तो वो हमें बता दें। इफ़ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर इंडिकेट्स अनयूजुअल रिलेशनशिप, अगर अनयूजुअल रिलेशनशिप वो दिखाते हैं देन परफॉर्म करेंगे हम एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स, ठीक है। असेस करेंगे रिस्क 2 लेवल्स पे, असर्शन लेवल पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों की लेवल। असर्शन लेवल मतलब आइटम वाइज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल अगर कोई रिस्क है तो। फिर हम रिस्क को करेंगे रिस्पॉन्स ओवरऑल रिस्क को, असर्शन लेवल वाले रिस्क को या सिग्निफिकेंट रिस्क, जैसा भी रिस्क है अकॉर्डिंगली हम उसे रिस्पॉन्स करेंगे। इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, थर्ड पॉइंट हमारा आ गया। जनरल के बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सिव, उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस कर रहे हैं। अगर हम इफ़ ही फाइंड्स मिस स्टेटमेंट कंसिडर वेदर इट इज़ फ्रॉड, जब अगर कोई मिस स्टेटमेंट हमें मिलती है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वो एरर है या फ्रॉड है, ये चीज़ कंसिडर करेंगे। इफ़ इट इज़ फ्रॉड, अगर वो फ्रॉड है तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे रिलायबिलिटी ऑफ WR, मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए या लिया हुआ है तो उसकी रिलायबिलिटी क्या है, एंड रिवाइज द रिस्क, और अपना ओवरऑल रिस्क रिवाइज करेंगे, ठीक है जी, नो डाउट। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, अब हमें रिस्क मिल गया, रिस्क मतलब मिस स्टेटमेंट मिल गई, फ्रॉड। इफ फ्रॉड और इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, या तो फ्रॉड है या इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड है, बेसिक वर्ड इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, देन तब क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे एट अप्रोप्रिएट लेवल ऑन टाइमली बेसिस, मतलब जो भी टाइम है स्पेसिफाइड हम उसे अप्रोप्रिएट लेवल पे कम्युनिकेट कर देंगे, प्लस TCWG इफ रेलिवेंट। ओके, यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और कवर करवा दूं, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 143 जिसका सबसेक्शन है 12, जो कि फ्रॉड की रिपोर्टिंग टू CG के बारे में बात करता है। अगर मोर देन 1 करोड़ का फ्रॉड है तो वो रिपोर्ट डायरेक्टली ऑडिटर को CG को करना पड़ेगा, तो वो पॉइंट भी यहाँ कवर्ड हो जाता है। ये वही कहता है कम्युनिकेटेड अप्रोप्रिएट लेवल, मतलब CG को ऑन टाइमली बेसिस, टाइमली उसमें अलग अलग टाइम लिमिट्स है, 2 डेज में आप मैनेजमेंट को देंगे, फिर विद इन 45 डेज वो आपको रिप्लाई देंगे, और उसके टाइम पीरियड है उसमें आपको CG को सारा कुछ बताना है कि आपने क्या फ्रॉड मिला है, रीज़न टू बिलीव के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, इस केस में आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे ऐसे 315 330 के अकॉर्डिंग। हिज कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिकेशन अपने दिए, जैसे CG को कम्युनिकेट कराए तो वो सारा कुछ, और मैनेजमेंट को कराए तो वो, और सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रॉड, मतलब उसका किस लेवल पे मटेरियल है, कितना बड़ा लेवल है, उसका क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो सारा कुछ आप रिकॉर्ड करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड
ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनेबल टू कंटिन्यू। अब हुआ क्या, हमें देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में मिस स्टेटमेंट मिल रही है, लेकिन ड्यू टू हम पे रेस्ट्रिक्शंस लग रही है, हम अनेबल हो गए कंटिन्यू करने। इफ़ मैनी मटेरियल फ्रॉड्स आर फाउंड देन कंसिडर वेदर टू कंटिन्यू। अगर मटेरियल बहुत सारे मटेरियल फ्रॉड्स हमें मिलते हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि कंटिन्यू करें या नहीं। अगर करते हैं तो हम रिपोर्ट देंगे, मोडिफाइड रिपोर्ट देंगे, क्वालिफाइड या एडवर्स हो सकती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और उसमें हम कंसिडर 143 टू 143(15) कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम रिपोर्टिंग करते हैं सीजी को और या फिर मैनेजमेंट को, उसमें बोर्ड रिपोर्ट में भी डालना होता है। बहुत सारी चीज़ें आप एक बार कवर करेंगे, या हम अगर ऑडिटर्स का चैप्टर कवर कर पाए तो वहाँ पर हम कवर कर लेंगे वो ये चीज़। तो बेसिकली अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यू तो आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, क्वालिफाइड या एडवर्स। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे TCWG के साथ, फिर अपना विड्रॉ कर लेंगे अपॉइंटमेंट इन द सेंस लास्ट बीच में ही आप विड्रॉ कर लेंगे और कम्युनिकेट करेंगे रीज़न। किसे करेंगे, एक तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जैसे कि अगर रेजिग्नेशन होता है, रेजिग्नेशन हमारा सेक्शन आएगा 168 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में, तो हम वहाँ पे सीजी को भी अगर कुछ रीजंस, सॉरी वो डायरेक्टर्स का हो गया 168, सेक्शन 140 में 140 सबसेक्शन 2 में कवर्ड हो जाता है हमारा रेजिग्नेशन के टाइम पे अगर हमें कम्युनिकेट करना होता है सीजी को रीजंस के साथ कि अगर हमने क्यों किया है रिजाइन, तो वो चीज़ यहाँ कवर्ड हो जाएगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को सीजी को, मतलब इनकमिंग ऑडिटर, जो क्लॉज 8 की हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इनकमिंग ऑडिटर को। तो बेसिकली ये सारा चार्ट आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी ग्रिप बन जाएगी पूरी ऐसे 240 पर, और साथ में थोड़ा सा डिस्कशन जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो भी आपको कवर करना होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी, और बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने लास्ट की वीडियोस देखी हैं, उनमें मैंने ट्राई किया है कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सके उतना रखा जाए, लेकिन चीज़ें स्किप भी ना हो। तो आप बेसिकली इनसे आराम से रिवाइज़ कीजिएगा। आपके जो भी कमेंट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए या मुझे मेल कीजिए, और लाइक अगर अच्छी लगती है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के लिए आपकी स्क्रीन पर अभी लिंक आ रहा है, आप जो मेरी पिक पे आ रही है उस पर अगर कर्सर लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप मेरे से सोशल प्लगइन्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आपकी स्क्रीन पर भी आएगा, ठीक है। चलिए बाकी वीडियोस के लिए अगर देखता हूँ मैं, अगर आगे कुछ वीडियोस हो पाती हैं मेंस 17 एग्ज़ाम्स के लिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट नवंबर 16 के लिए तो हम आगे कम्युनिकेट करते ही रहेंगे। और बाकी अब ओनली 20 days आर लेफ्ट, प्लीज़ डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि लास्ट के 20 days, इवन मैं बोलूँगा 15 से 20 दिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक आपने क्या किया है क्या नहीं किया उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेनली इफेक्ट पड़ता है एट द लास्ट। जो आप अभी अपना 100% अगर देते हैं तो आप श्योरिटी के साथ पक्का इस क्लियर करेंगे। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं आपको। थैंक यू, बाय बाय।